प्रिय विद्यार्थियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो है गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे, कुछ आंतरिक प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल रिलेशन अच्छे से आना चाहिए, मीन्स फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उस फॉर्मूले से संबंधित उसका भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तभी आप फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनका मैं बेस आपके लिए क्लियर करता चलूँगा। तो देखिए, क्या है, जैसे हमारे पास एक घन है, उस घन के केंद्र पर कोई आवेश रख दिया है, तो क्या पूछ सकता है आपसे? घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है तो पूछेगा कि घन से गुजरने फ्लक्स कितना होगा, घन की एक सतह से गुजरने फ्लक्स कितना होगा, अगर वो आवेश घन के कोने पर रखा हुआ तब फ्लक्स कितना होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कि एक घन के केंद्र पर, एक जो घन है उसके केंद्र पर 17.7 पिकोकूलम 17.7 पिकोकूलम आवेश रखा हुआ है, तब इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा गॉस की प्रमेय से? फाई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप क्यू का वैल्यू लगाओगे, क्यू का मान रखोगे 17.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये पावर पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, पूरा 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो फाई इक्वल कितना आएगा? 2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया घन के संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, अब वो ये पूछेगा कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई एक पृष्ठ या फलक से गुजरने वाला फ्लक्स पता करने के लिए इसमें कितने का डिवाइड करना है? 6 का, 2/6। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 1/3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हुआ। इसी में अगर वो ये पूछता है कि ये आवेश घन के एक शीर्ष पर रखा हुआ है, तो पीछे हम लोगों ने पीछे क्लास में ये सब किया था, हमने बताया था आपको कि अगर आवेश घन के एक शीर्ष पर रखा होता है तो उस घन से गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है? Q ओवर 8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगा देंगे पूरे घन से, और उसके एक फलक से उस कंडीशन में गुजरना फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एक फलक से उस कंडीशन में जब आवेश घन के कहाँ रखा हो? घन के एक शीर्ष पर रखा हो। इसी प्रकार अगर ये आवेश जो है वो घन की एक पृष्ठ के मध्य में रखा हो, तो भी हमने वहाँ पे आपको फार्मूला बताया था, अगर एक पृष्ठ के मध्य में रखा होगा तो उस घन से गुजरने वाला फ्लक्स, उस पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा अगर एक पृष्ठ के मध्य में होगा, और भुजा के मध्य में होगा तो Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस पर फार्मूला, इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं घन के, इस तरीके हैं। और भी देखिए, घन पे आधारित क्या हो सकता है हमारा एक सवाल, एक क्वेश्चन है कि एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र इक्वल 0.2 I कैप न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, 0.2 I कैप न्यूटन पर कूलम। इस क्षेत्र में घन को रखा गया, किसको रखा गया? घन को। चलिए, इस क्षेत्र में घन को रख दिया गया है, ये हमारा एक घन है, इस क्षेत्र में एक क्या रखा गया? एक घन।
इस घन को रख दिया गया है, इस घन इस प्रकार रखा गया है कि इसकी जो पृष्ठ है या इसकी जो सतह है वो तीनों अक्षों में अविन्यस्त है। मतलब तीनों अक्षों के अनुदिश इसकी दो दो सतह हैं। तो कैसे, जैसे ये देखिए, ये हम मान लें एक्स अक्ष और ये मान लें आपका वाई अक्ष और ये मान लें जेड, ठीक है। इस तरीके से इस घन को रखा हुआ है। तब इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखिए, घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस घन में कितने पृष्ठ हैं, 6। तो इस कंडीशन में घन से गुजरने वाला फ्लक्स हाई ई इक्वल, देखिए कितने पृष्ठ हैं इसमें, 6। तो क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 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 ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो फाई ई इक्वल, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र है ये आई कैप लगा हुआ है, इट मीन्स जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो पृष्ठ है, देखिए एक तो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ जो रखा हुआ है तो कैसा रखा हुआ, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से ये वाला पृष्ठ। और ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला, ये भी इस तरीके, ये ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक। तो इस पृष्ठ के लिए जब हम देखेंगे, चलिए इनको और खोल देते हैं, ई ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस, देखिए कॉस थीटा होता है, ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा। जो थीटा एंगल है वो किसके किसके बीच होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच। तो ए वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ पर खींचा गया लंब होता है। ये पृष्ठ इसका, ये जो घन है इसका ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, जिस पर लंब होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर को, ठीक है, इधर को। और वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन किधर को, इधर को। इनके बीच कितना एंगल हो गया, 180 अंश, ठीक, 180 प्लस, अब हम दूसरा इसका सामने वाला पृष्ठ मान लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा ई ए कॉस 0, ठीक है। क्योंकि इस पर जो लंब खींचोगे ए वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है। ई वेक्टर किधर है, एक्स अक्ष के अनुदिश, क्यों, आई कैप लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए शेष जब कितने पृष्ठ बचे इसके, अब शेष इसके पृष्ठ बचे हैं 4। एक देखिए ये वाला पृष्ठ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ये पृष्ठ, ठीक है। इस पृष्ठ के लिए अगर हम देखेंगे, देखिए ये पृष्ठ कैसा, ऐसा, इस घन का, इसके लिए ए वेक्टर डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए देखिए ए वेक्टर डायरेक्शन नीचे को होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर वाला पृष्ठ, जिसके लिए ए वेक्टर डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसके क्या आ जाए, कितना एंगल आ जाए दोनों के लिए, ई ए कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 90, ठीक है। अब बात आ जाए ये सामने वाला पृष्ठ, देखो ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ के लिए देखिए ए वेक्टर डायरेक्शन, ये वाला पूरा पृष्ठ आपको दिखाई दे, ये मैं आप यहाँ पे देखिए ये वाला पृष्ठ पूरा ही, इस पृष्ठ के लिए ए वेक्टर डायरेक्शन देखिए किधर हो गई, बाहर की ओर हो गए ऐसे, और ई वेक्टर डायरेक्शन किधर हो, देखिए ई वेक्टर डायरेक्शन ये है, ठीक, ऐसे आप देख रहे हैं। तो दोनों के बीच कितने डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री का। इसके पीछे जो पृष्ठ होगा उसके ए वेक्टर डायरेक्शन अंदर को हो जाएगी और ई वेक्टर डायरेक्शन इधर को है। इसका मतलब इन दोनों के लिए भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो cos 90 की वैल्यू वहाँ 0, तो पूरा फ्लक्स केवल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, फाई इक्वल माइनस ई ए प्लस ई ए, तो आपका फाई इक्वल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इस प्रकार इस धन से गुजरने वाला जो उन वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, आपके समझ में आया, चीज समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा यहाँ पे यही देखेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे जब ये लगाएंगे तब है।
इसकी किसकी डायरेक्शन, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का ठीक एंगल देखेंगे, उनके बीच की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। देखिए अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि हमारे पास एक वर्ग है, एक वर्ग, ठीक है। इस वर्ग की जो भुजा है वो L है, ठीक, L मीटर, चलिए L मीटर है। अब इसके केंद्र से, ये केंद्र है ना, इसके केंद्र से L/2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, L/2, ये L/2 दूरी पर कोई आवेश रखा है, मान लीजिए Q आवेश रखा हुआ है, तब इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको पता करना है, ठीक है। ये तो जनरल हमने बता दिया, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, कोई आवेश भी यहाँ पर है, तब इससे गुजरने वाला हमको क्या पता करना, इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करना है, जबकि आवेश इस वर्ग से इसकी भुजा की आधी ऊंचाई पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, गॉस की प्रमेय से पता कर लेंगे, लेकिन गॉस की प्रमेय लगाने के लिए ये आवेश को, ये जो चार्ज है वो एक बंद पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, चलो हमने पृष्ठ भी बंद कर दिया। तो अब ये हमारे सामने पूरी आकृति आई, ये जो पूरा फिगर है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स तो हमको पता हो जाएगा, कितना हो जाएगा, phi = Q/ε0। लेकिन इतने पर हमें तो इतने इसके भाग से, ये जो वर्गाकार आकृति है, इससे गुजरने फ्लक्स पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये कोई सिमेट्रिक शेप बनाते हैं। सिमेट्रिक शेप देखिए क्या हो सकती है कि हम एक घन लें, देखिए आप, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, घनाकार फिगर, ये हमने घन लिया, ठीक है। इस घन की प्रत्येक भुजा कितनी, L, ये भुजा कितनी, L, ठीक। ये आपका घन है, ये हमने ले लिया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी, L, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो घन है, इस तरीके से हमने घन लिया, तो जब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी, L, तो देखिए जो वर्ग, जो आपका वर्ग था वो ये आ गया, इसका घन का ये पृष्ठ हो गया, ठीक। इसका मतलब हो गया इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में जो वर्ग था वो इस घन का ही क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। अब देखिए वो कहाँ पर रखा था, आवेश जो था वो इस पृष्ठ से, ये पृष्ठ की लंबाई कितनी, L, तो इस पृष्ठ से ठीक आधी दूरी पर रखा था, तो ठीक आधी दूरी L/2 दूरी पर जब हम किसी चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, घन के केंद्र पर पहुंच जाएगा, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगा, घन के केंद्र पर। इसका मतलब इस कंडीशन में जो वर्ग होगा वो इस घन का ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो एक पृष्ठ से गुजरा फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर संपूर्ण घन से, ये हमारा न्यूमेरिकल था, संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होता है बताइए, गॉस की प्रमेय से phi = Q/ε0। अब हमको वर्ग अर्थात इसके एक सतह से, एक सतह अर्थात वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi वर्ग। क्योंकि वर्ग इस घन का एक सतह आ गया है, तो कितना आ जाएगा, Q/6ε0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जनरल आपका फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर आवेश का जितना मान होगा वो यहाँ इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसकी लंबाई का कहीं जिक्र नहीं है, इस फार्मूले में लंबाई नहीं आई है, तो लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि
एक हमारे पास एक समचतुष्फलक है और उसके केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है। क्या है? समचतुष्फलक, और उसके केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ? Q। तब उससे गुजरने वाला, उसके एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आप जानते हो जो समचतुष्फलक होता है वो 4 सममित आकृतियों से मिलकर बना होता है। तो 4 आकृतियों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? 4 आकृतियों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह से गुना फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें आकृतियों में, जो सममित टाइप की हमारी आकृतियां सिमेट्रिक हैं, कि जब चार्ज उनके केंद्र में रखा होता है, जब केंद्र में रखा, जैसे घन है तो घन के केंद्र पर आवेश रख दिया, तो क्या उस सममित के कारण घन के कितने पृष्ठ हैं? 6। तो 6 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स एक ही जैसा होगा, तो एक पृष्ठ से गुजरने फ्लक्स 6 का भाग लगा देंगे। लेकिन अगर वो आवेश घन के केंद्र में नहीं है तब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? तो उस कंडीशन में सभी पृष्ठों से गुजरने फ्लक्स अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और देखते हैं हम, ये आपके समझ में आ गई। देखिए और भी जो मेरी तरफ देखते हैं कि हमारे पास एक घन है। देखिए हमारे पास क्या है? एक घन। ये देखिए एक हमारे पास घन है और इस घन में आप जानते हैं कितने पृष्ठ हैं? 6। तो इनसे इन जो ये घन है, इस घन की सभी सतहों से गुजरा फ्लक्स दिया हुआ है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है आपका यूनिट, जो भी इसकी एसआई पद्धति मात्रक है वो। ठीक है, इस सतह के लिए देखो, ये वाली सतह है, इसके लिए दिया हुआ 4, इसके लिए दिया हुआ है 5, इसके लिए दिया हुआ है ये वाली सतह, इसके लिए दिया हुआ है 4। अब कौन सी बच्ची? ये आपकी जो सामने वाली सतह है, इसके लिए देखो दिया हुआ है, यानी इससे फ्लक्स बाहर आ रहा है, कितना आ रहा है? 6। और इसके जो पीछे है उसके अंदर प्रवेश कर रहा है 6। ठीक, ये यूनिट्स एसआई सिस्टम में है। तो ये पूछा है तब इस घन के अंदर नेट आवेश बताइए, इस घन के अंदर नेट आवेश कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ आ रहा है। ये हमारे सामने एक घन है, इस घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, घन के हर पृष्ठ से गुजरने फ्लक्स दिया हुआ है। यहाँ पे एरो के साइन लगे हुए, इनका मतलब समझ लीजिए कि ये जो एरो का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि इस पृष्ठ में जो फ्लक्स है वो प्रवेश कर रहा है, इस पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। देखिए जब किसी सतह में फ्लक्स प्रवेश करता है तब फ्लक्स कैसा लिया जाता है? नेगेटिव, और जब उससे बाहर निकलता है तब कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वो, इस जो घनाकार हमारी सतह, घनाकार बॉडी है, इसके भीतर नेट आवेश कितना है? ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 इक्वल। देखिए यहाँ पर ये 4 क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है इसके अंदर। तो जब ये प्रवेश हो रहा है तो उसके लिए माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 5 है वो इसके पृष्ठ से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बाहर जब निकलेगा तो प्लस का साइन लगाओगे। ये 6 भी देखिए बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस। फिर ये जो 4 ये भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 इसमें अंदर प्रवेश कर रहा है तो -6, और 5 भी अंदर प्रवेश कर रहा है तो -5, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो 5 पर कितना हो गया? 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे कोई नंबर दिए होंगे, उन नंबर्स को आप इन चिन्हों की सहायता से इस तरीके से नोट कर लेंगे तो कुल फ्लक्स पता चल गया हमको। जब कुल फ्लक्स पता चल गया तो गाउस की प्रमेय से, देखिए यहाँ से गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से जब हम गाउस की प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपकी? गाउस की प्रमेय से
फाई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू कितनी 0 इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इस फ्लक्स के अंदर जो नेट आवेश है वो क्या है 0। ठीक है, इसमें कभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक घन से या एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 है, तो क्या उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश 0 होगा? देखिए, उस पृष्ठ के भीतर जो नेट आवेश है उस पहले तो वो ये पूछेगा कि उस पृष्ठ के भीतर आवेश है या नहीं। तो देखिए, उस पृष्ठ के भीतर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आवेश तो उस पृष्ठ के भीतर हो सकता है, लेकिन उस पृष्ठ के भीतर नेट आवेश 0 होगा। जब नेट आवेश 0 होगा तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके ये कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट देखिए, और हमारे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र दिया होगा आपको, वैद्युत क्षेत्र सर्विस ई वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन पर कूलम, और ए वेक्टर दिया आपको, जो भी दिया वो ए वेक्टर दिया, चलिए मान लीजिए 4k कैप मीटर स्क्वायर। इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमको पता करना है, तो फाई इक्वल हम लोग जानते कितना होता है ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ई वेक्टर का कितना वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट कितना है डॉट 4k कैप। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि k का i के साथ जब डॉट करेंगे 0 हो जाएगा, k का j के साथ डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, k का k के साथ डॉट करेंगे 1 आएगा। आपस में डॉट करते हुए 1 आता है, एक दूसरे से करते तो 0 आएगा। शायद उसी अंदर इसमें कर लेते हैं, 4 और 3 का वहाँ करेंगे कितना आ जाएगा -12 k डॉट k। ठीक है, ये आ गया -12, आई क्या आ जाएगा -12 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इस पृष्ठ से गुना फ्लक्स इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए अब क्या पूछा जा सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र, चलिए वैद्युत क्षेत्र कुछ ही मान लेते हैं 2i प्लस 4j न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है जिसका जो पृष्ठ है उसका एरिया कितना, एरिया इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है, और ये जो पृष्ठ है वो इस तरीके से रखा हुआ है, एक्स वाई तल में रखा हुआ है ये पृष्ठ। ठीक है, ये पृष्ठ कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई तल में। यही चीज़ आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। जैसे हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, इस फिगर में देखिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये जेड अक्ष है। इस एक्स वाई तल में एक पृष्ठ रख दिया हमने, एक्स वाई तल में। तो देखिए इसके लिए जब रखें ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन जेड अक्ष के अनुदिश होगी। किधर होगी, जेड अक्ष के अनुदिश। तो हम जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा 40। अब जेड अक्ष का अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, के कैप, तो ये के कैप आ जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या होता है 10 की घात -2, और ये बल है तो देखिए कितना आ जाएगा 40 गुणा 10 की घात -4 के कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया ए वेक्टर, हमको पता चल गया। जब ए वेक्टर पता चल जाएगा तो हम फाई निकाल लेंगे, फाई इक्वल क्या हो जाता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे, और भी इस पर आधारित इस तरीके की न्यूमेरिकल से हो सकते हैं। 0.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक समतलीय पृष्ठ 6 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले समवैद्युत क्षेत्र में स्थित है।
इस पृष्ठ से बाहर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जबकि पृष्ठ का अविलंब वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। देखिए इसमें अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दिया हुआ है और उस पृष्ठ का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और ये बताया गया कि उस पृष्ठ पर खींचा गया लंब, किसी पृष्ठ पर खींचा गया लंब क्या होता है, ए वेक्टर। ये सवाल सॉल्व करने के लिए आप बहुत अच्छे से देखिए फाई इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा। तो अगर जहाँ पर हमको ई वेक्टर और ए वेक्टर फॉर्म नहीं मालूम लेने से हम तो सीधा इनका डॉट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें इन दोनों का परिमाण दिया, जैसे यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मैग्नीट्यूड यहाँ ई है और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और ये थीटा क्या है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है। ये बहुत सावधानी से आपको देखना है कि ए वेक्टर जो होता है वो किसी पृष्ठ पर खींचा गया लंब होता है। इस प्रॉब्लम में, इस समस्या जो अभी हमने आपको ये सवाल पढ़ के सुनाया था उसमें क्या कह रहा था कि उसमें जो कोण था वो पृष्ठ पर खींचे गए लंब से था, ठीक है, पृष्ठ पर खींचा गया लंब, ठीक है। तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब था, इसका मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है कि एक देखिए एक जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, चलिए हम अगर उसमें दिया है हमारी प्रॉब्लम में उधर माने, नहीं दिए तो हम चलिए एक्स अक्ष का मान ले रहे हैं, या उसमें लिखा है कि एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र इक्वल 0.2 जे कैप, इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन किधर है, वाई अक्ष के अंदर से। अगर यहाँ के होगा तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन किधर हुआ है बताइए, जेड अक्ष के अंदर से, और आई लिखा हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन एक्स अक्ष के अंदर से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर ई वेक्टर इक्वल 0.2 जे कैप है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर को हो गई है। और एक जो पृष्ठ है वो ये क्या है, एक पृष्ठ एक्स वाई तल में रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, एक्स वाई तल में। चलिए एक्स वाई तल में रख दिए ऐसे, ठीक। अब देखिए जब ये पृष्ठ एक्स वाई तल में रख दिया तो वैद्युत क्षेत्र के साथ इस ए वेक्टर का कोण कितना हो जाएगा। ए वेक्टर क्या होता है बताइए, ए वेक्टर इस पर खींचा गया लंब, देखिए इस पर खींचा गया लंब, तो जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो वाई अक्ष के अंदर से है और ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, देखिए जेड अक्ष के अंदर हो जाएगी, ये जेड अक्ष के अंदर, यानी जो ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक, ऐसे है। और भी देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि एक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र जो कि एक्स अक्ष की ओर दिष्ट है की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, क्या, एक पृष्ठ, देखिए एक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन एक्स के अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश के एंगल पर क्या रखा हुआ है, एक पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए और पृष्ठ का एरिया आपको दिया होगा। तो गुजरने वाला फ्लक्स पता करने के लिए आप जब फार्मूला यूज करोगे फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा जब यूज करोगे तो हमको थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, इस पर खींचा गया लंब, ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ पर लंब खींच दिया ये लंब आपने। ये एंगल कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का। ये एंगल ये जो है पृष्ठ पर खींचा गया लंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण बनाएगा, वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ट्रायंगल से ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे सीधा सीधा कि अगर कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ जितना कोण बनाता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ पृष्ठ बनाता है, तब आप थीटा का मान कैसे निकालोगे, 90 माइनस थीटा करके उसको निकालोगे, ठीक है। ये इस तरीके का आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।